हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर का सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर क्या होता है और सर्विस सेक्टर का बढ़ता महत्व किस कारणों से हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे सर्विस सेक्टर का। मीनिंग होता है कि इट इज़ टर्शियरी सेक्टर that support primary and secondary sector through rendering various kind of services। यानी कि सर्विस सेक्टर क्या है, वो एक ऐसा सेक्टर है, एक जो तीसरा सेक्टर भी कहते हैं इसको। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो है, उसको अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और इन सर्विसेज के माध्यम से जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हैं, वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाते हैं। ऑपरेट कैसे कर पाते हैं? ऑपरेट ऐसे कर पाते हैं, सपोज करिए प्राइमरी सेक्टर ने कोई गन्ने की खेती की या कोई भी फसल की, तो उस गन्ने को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के जो सर्विसेज है वो कौन देता है? वो टर्शियरी सेक्टर देता है। इसी तरीके से और दीगर सर्विसेज हैं जो सर्विस सेक्टर पहले दोनों सेक्टर्स को रेंडर करता है, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस कर पाते हैं। ये जो सर्विस सेक्टर है ये खुद किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि जो सेक्टर कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं उनको सपोर्ट करता है। यानी कि जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके सेलिंग में ये हेल्प करता है और उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। कई तरह की सर्विसेज होती हैं सर्विस सेक्टर में, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है उन लोगों को या आम लोगों को भी जो बाद में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में जाके प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में जाके प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विस सेक्टर जो है वो बिजनेस को लोन देने के लिए और उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए काम करता है, जिससे कि बिजनेस अपना संचालन निर्बाध रूप से कर सके। तीसरा है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म एक ऐसी सर्विसेज है जो एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है, यानी कि इसमें लोगों को जो ऐतिहासिक स्थल हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वहाँ पर घुमाने के लिए ले जाया जाता है टूर पर, और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक अहम सर्विस है सर्विस सेक्टर की। इसके बाद है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट का मतलब है, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं तो फिल्म और प्ले जो हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं वो क्या है, एंटरटेनमेंट का एग्जांपल है। तो फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है, एंटरटेन तो मैं बात कर रहा था एंटरटेनमेंट सर्विसेज की। जैसे हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है, हमें एंटरटेन करने का काम कर रही है, और फिल्म इंडस्ट्री से हम मनोरंजन अपना करते हैं। तो मनोरंजन करना भी एक सेवा है। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी का ही यूज़ करते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जा सके और उनकी गुडविल को बढ़ाया जा सके। बिना एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट की सेल जो है वो बहुत कम होती है, एडवर्टाइजमेंट करने से उसकी सेल बढ़ जाती है। इसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग सर्विस एक ऐसी है सर्विस है जिसको हिंदी में भंडारण कहते हैं।
यानी कि जब कोई कंपनी बड़े लेवल पर माल, लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करती है तो उसको रखने के लिए वो वेयर हाउसिंग का यूज़ करती है। बड़े बड़े भंडार गृह वेयर हाउसिंग बने हुए होते हैं और वहाँ जो है उन प्रोडक्ट को रखा जाता है एक सेफ़ एनवायरनमेंट में। उनके एक जो सही टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में उनको रखना चाहिए गुड्स को, उसी टेम्परेचर में वेयर हाउसिंग के अंदर माल को रखा जाता है। तो ये भी क्या है, एक सर्विस है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को दी जाती है। इसी तरीके से लीगल सर्विस है। लीगल मतलब कोई कानूनी हमें केस लड़ना है या कोई कानूनी काम करना है या कोई फॉर्मल तरीके से कोई प्रोसेस है किसी काम को करने का, तो उस चीज़ को करने के लिए हम लीगल सर्विसेज लेते हैं। जैसे अब हमें क्लेम लेना है किसी चीज़ का इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम कानून का सहायता लेते हैं। इस तरीके से और जो दिगर मामलात हैं उनको सुलझाने के लिए हम लीगल सर्विसेज लेते हैं। इसके बाद है होटल। होटल सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करता है, सपोज कीजिए आपका कहीं एग्ज़ाम है दूर आपके घर से, दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में, तो आप वहाँ जाकर होटल के ज़रिए वहाँ रह सकते हैं होटल में, और वहाँ से अपने जो आपकी ज़रूरी काम है उनको कर सकते हैं। क्योंकि घर से दूर आपको तो कोई जानता नहीं होगा, लेकिन होटल में क्या होता है, जहाँ आपको कोई नहीं जानता वहाँ भी आपको रात निकालने के लिए और या दिन में या रहने के लिए वहाँ स्पेस मिल जाता है। इसके लिए होटल के जो मालिक हैं वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, रेंट लेते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो हम सब जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात करना, परिवहन करना। यानी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या किसी सामान को लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से, यातायात के ज़रिए से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सपोज कीजिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन कश्मीर में हो रहा है और उसकी डिमांड पूरे देश में है, तो क्या पूरे देश के जो लोग हैं वो कश्मीर जाएंगे उसको ख़रीदने के लिए? ओबियसली नहीं जाएंगे। तो जो बिजनेस है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को पूरे एरिया में, पूरे देश में फैला देता है, और जहाँ उसकी नीड होती है, जहाँ उसका कंज्यूमर होता है, वहाँ तक वो वस्तु पहुँच जाती है। इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो एक पक्ष को या किसी व्यक्ति को या किसी व्यवसायी को उसके लॉस से बचाने का काम करती है। लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, एक फ़ीस लेते हैं, जिस फीस को हम प्रीमियम कहते हैं। इंश्योरेंस कराने से जिस चीज़ का इंश्योरेंस हुआ है, अगर उस चीज़ में कोई कमी आ जाती है, ख़राब हो जाती है या डल जाती है या किसी भी तरीके से वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो होती है आपको क्लेम देती है। उसकी जो इंश्योरेंस जितने का करा है उस वस्तु से रिलेटेड, उस पैसे को, उस अमाउंट को वापस कर देती है वस्तु के मालिक को या इंश्योरर को, इंश्योरी को। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे हम अभी मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कम्युनिकेशन ही है। ये आईटी सेक्टर की सर्विसेज है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जल्दी से जल्दी पहुंचाना। मिसाल के तौर पे जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम एक दूसरे से फेस टू फेस तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये सर्विसेज है, सर्विसेज में जो है एक अहम सर्विस है सर्विस सेक्टर की। इसके बाद है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में क्या होता है, आपको किसी मुद्दे पर सजेशन दिया जाता है, आपको सलाह दी जाती है, और ये जो सलाह देने वाली कंपनी होती है इसमें प्रोफेशनल लोग और नॉलेज वाले लोग बैठे होते हैं जो हमें किसी विशेष मुद्दे पर कंसल्ट करते हैं। इसके बाद है बिजनेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कंपनी बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, तो जो छोटे छोटे उसके काम होते हैं उनको वो क्या करती है, दूसरी छोटी कंपनियों को या अपनी सब्सिडरी कंपनियों को सौंप देती है, और वो कंपनियां क्या करती हैं, उसको अच्छी तरीके से उस काम को परफॉर्म करती हैं। इससे क्या होता है, जो कंपनी अब बिजनेस आउटसोर्सिंग की सर्विस ले रही है उसको कॉस्ट भी उसकी कम पड़ती है और उस काम को वो अच्छे से भी कर पाती है। इसके बाद है हेल्थ। हेल्थ में
हमने देखा जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं और ये आपके सर्जन हैं, हकीम हैं। ये क्या है, हेल्थ सर्विस में काम करते हैं और लोगों को जो उनको बीमारी हो जाती है उस बीमारी का इलाज करते हैं। इसके लिए भी वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा बिना कंस्ट्रक्शन के कोई देश डेवलप नहीं कर सकता, ना ही कोई प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र बिजनेस कर सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत है ही, साथ में हमें सड़क की भी ज़रूरत है। अगर सड़क या रोड अच्छे नहीं बने होंगे तो हम ट्रांसपोर्टेशन का भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सड़क और बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये की थी सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे रीज़न फॉर राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस दिन पे दिन बढ़ क्यों रहा है, उसके क्या कारण है वो अब हम देखेंगे। तो पहला उसमें कारण है फुलफिल बेसिक नीड्स। यानी जो सर्विस सेक्टर है वो लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने में सहायता करता है। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन, आटे का ही प्रोडक्शन एग्जांपल ले लीजिए। अगर आटे का प्रोडक्शन दिल्ली में हो रहा है और उसको कश्मीर तक पहुंचाना है, तो कश्मीर तक पहुंचाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेगा। और जो कश्मीर के लोग हैं उन जो आटा जो है वो सबकी बेसिक नीड है, कश्मीर के लोगों की भी बेसिक नीड है। तो कश्मीर के लोगों को अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए हेल्प मिल जाती है, यानी कि आटा जो है सर्विस सेक्टर की सहायता से उनके पास तक आ पाता है। इसी तरीके से एजुकेशन लेना, शिक्षा हासिल करना, वो भी क्या है, बेसिक नीड है, आदमी की ज़रूरी है। उसको भी कौन पूरा करता है, सर्विस सेक्टर पूरा करता है। इसी तरीके से आप बीमार हो जाते हैं तो बीमारी का इलाज करवाने में भी आपकी जो बेसिक नीड होती है वो होता है कि आपको ट्रीटमेंट मिल जाए मेडिकल। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कौन देता है, सर्विस सेक्टर देता है। तो इस तरीके से जो सर्विस सेक्टर है वो बेसिक नीड को फुलफ़िल करता है। इस वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती है और सेकेंडरी सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती है और टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती है। सपोज कीजिए जो पॉपुलेशन है वो किसी देश की बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो उसके लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, वेयर हाउसिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिजनेस आउटसोर्सिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, एजुकेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर वो व्यवसायी हैं तो वेयर हाउसिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसी तरीके से जो दीगर सर्विसेज हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ। तो इस वजह से पॉपुलेशन का बढ़ना भी एक क्या है, कारण है जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तीसरा है कोऑपरेशन या सहयोग। सहयोग मतलब वही जो हमने पहले बात की अभी, कि जो सर्विस सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको सहयोग करता है उनके बिजनेस में, उनके व्यवसाय के संचालन में। उनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने में सर्विस सेक्टर क्या करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है। इस वजह से भी सर्विस सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। चौथा है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। हमने देखा टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, आदमी आराम पसंद हो रहा है और उसको अब मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो कंप्यूटर के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से इजीली प्रोडक्शन कर पाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर का जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है। पहले लोग प्रोडक्शन कैसे करते थे, हाथों से करते थे, श्रम लेबर के ज़रिए करते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें, कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं और टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है अब बड़े लेवल पर किया जाता है। और जो कॉमर्शियल सर्विसेज हैं जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उनको भी क्या हो रहा है, उनको भी करने में ईजीनेस हो रही है, वो भी करने आसान हो गए हैं। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी क्या कर रहा है, सर्विस सेक्टर के इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा है।
इसके बाद है लेवल ऑफ इनकम। जब आदमी के पास कम पैसा होता है तो वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं खाने पीने की उनको ही पूरी कर पाता है, लेकिन जब इनकम लोगों की बढ़ती चली जाती है तो वो जो है दीगर सर्विसेज का यूज़ करने लगता है और वो विलासिता की ज़िंदगी जीने लगता है। वो आराम पसंद हो जाता है और वो अपने घर बार में काम करने के लिए नौकरों को रखता है। इसी तरीके से जब इनकम बढ़ जाती है तो लोग इंश्योरेंस सर्विसेज ज़्यादा लेते हैं और बिजनेस में भी पैसा ज़्यादा लगाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनकम के बढ़ने की वजह से जो सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, यानी कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी या सर्विस सेक्टर, इनका जीडीपी में कितना योगदान रहा है उसको देखेंगे। तो ये जो डाटा दिए हुए हैं ये इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं जो 2011-12 में हुआ था। तो हम सर्विस सेक्टर पर फोकस करेंगे। 1951 में क्या था, सर्विस सेक्टर की जो योगदान था जीडीपी में वो लगभग 28.5% था। उसके बाद 61 में 29% हुआ, 71 में 31.9% हुआ, 81 में लगभग 36% हुआ, 91 में लगभग 40% हुआ, 2001 में लगभग 36.7% हुआ और 2010-11 में वो बढ़कर 57.8% हो गया और 2011-12 में वो बढ़कर 59 यानी 1.60% हो गया। इधर इसकी तुलना में अगर हम प्राइमरी सेक्टर को देखें तो इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स में जो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान था वो पहले 56.5% था 1951 में, 61 में वो 52% हुआ लगभग, 71 में 45 हुआ, फिर 39.6% हुआ 1981 में, 91 में लगभग 33% हुआ, 2001 में लगभग 27%, 2010-11 में लगभग 14.2% और 2011-12 में वो हुआ लगभग 14%। तो यहाँ हमने एक चीज़ नोट की कि जो सर्विस सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, जबकि जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान जीडीपी में घटता जा रहा है और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान भी जीडीपी में बढ़ रहा है, लेकिन वो सर्विस सेक्टर की तुलना में कम बढ़ रहा है। यानी सर्विस सेक्टर जो है वो जीडीपी में उसका योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो वेरियस सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट में क्या योगदान है। तो प्राइमरी सेक्टर में 1951 में क्या हुआ, जो प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में योगदान था वो 72% था लगभग। सेकेंडरी सेक्टर का 10.7% था और सर्विस सेक्टर का 17.2% था। अब हम जैसे समय के साथ साथ चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका रोज़गार में जो योगदान है वो घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक भी वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार दिए गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोग छिपी बेरोजगारी के शिकार हैं और वो जो है ज़रूरत ना होते हुए भी ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा आदमी की तौर पर उसी काम में लगे हुए हैं जिस काम को उनके बिना भी किया जा सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा रोज़गार में कंट्रीब्यूशन क्यों दे रहा है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का भी जो योगदान है वो रोज़गार में समय के साथ बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं 51 में वो 10.7% था, 61 में लगभग 12%, 71 में लगभग 11%, 81 में लगभग 13.5%, 91 में लगभग 12.7%, 2001 में 16.1% और 2011 में 17.3%। तो इसका भी जो रोज़गार में योगदान है वो बढ़ रहा है, लेकिन मंदी गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर का भी जो रोज़गार में योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो
अभी भी प्राइमरी सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ पाया है रोज़गार देने के मामले में। तो सर्विस सेक्टर में 1951 में जो रोज़गार दिया वो 17.2% दिया। फिर 1961 में सर्विस सेक्टर ने 16% रोज़गार दिया। 71 में 16.7%, 81 में 17.7%, 91 में लगभग 20.5%, और 2001 में 25.8% और 2011 में 28% लगभग। तो हमने ये देखा कि जो सर्विस सेक्टर है वो दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, और वो रोज़गार भी ज़्यादा देने शुरू कर दिए हैं सर्विस सेक्टर ने, और जो है उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में रोज़गार तो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन वो जीडीपी में योगदान कोई खास नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और प्रोडक्शन उस सेक्टर में बहुत कम है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।